कल हमने किया था राजभाषा, राष्ट्रभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी। क्लियर हो गया था हमें कि राजभाषा जो सरकारी कामकाजों पे उपयोग होगी उसे राजभाषा हिंदी कहा जाएगा। राष्ट्रभाषा जो देश में बोलने वाली भाषा है तो हिंदी के अतिरिक्त अन्य भाषाएं भी राष्ट्रभाषा है। और संपर्क भाषा जो दो भिन्न भाषिक क्षेत्रों को जोड़ने का काम करती है, संपर्क भाषा। तो ये चीज़ें हमने कल देखी थी। राजभाषा के बारे में मैंने आपको कहा था कि आपके संविधान के भाग 17 में राजभाषा के नाम से ही एक चैप्टर है, मतलब भाग 17 ही राजभाषा है। इसमें से तक चीज़ें आप देख लीजिए, आपके नोट्स में भी है। और राजभाषा को ही इंग्लिश में कहा जाता है ऑफिशियल लैंग्वेज। तो ये चीज़ें हमने कल देखी थी। इसके साथ ही आपके सिलेबस का खंड का भाग ग है प्रयोजनमूलक हिंदी। इसमें लिखा है प्रयोजनमूलक हिंदी, कार्यालयीय हिंदी, जनसंचार की भाषा के रूप में हिंदी, और व्यावसायिक हिंदी। ये आपके खंड एक के ग में लिखा है प्रयोजनमूलक हिंदी। इसके अंतर्गत लिखा है प्रयोजनमूलक हिंदी, कार्यालयीय हिंदी, जनसंचार की भाषा के रूप में हिंदी, व्यावसायिक हिंदी। और खंड एक के क में लिखा है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, और उसी के साथ में लिखा है बोलचाल की भाषा के रूप में हिंदी, जनसंपर्क की भाषा के रूप में हिंदी। रचनात्मक भाषा के रूप में। हाँ, रचनात्मक भाषा के रूप में भी हिंदी है। अभी हम जो कवर करेंगे, जिससे हमारा ये वाला टॉपिक कवर हो रहा है, वो सारी चीज़ें इसके अंदर है। प्रयोजनमूलक हिंदी टॉपिक ग पूरा ही ये है, और क वाला ये जो भाग है ये भी इसी के अंदर कवर होगा। बोलचाल की भाषा के रूप में हिंदी, जनसंपर्क की भाषा के रूप में। सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, समझते हैं हम अभी। हिंदी की प्रयोजनीयता। हिंदी की प्रयोजनीयता, यहाँ पे प्रयोजन का अर्थ है, प्रयोजन को हम समझे, प्रयोजन का शाब्दिक अर्थ हम लगाते हैं क्या इसका उद्देश्य है, या इसे किस लिए प्रयोग किया जा रहा है, पर्पस ऑफ यूज क्या है। तो इस आधार पे प्रयोजन, हिंदी की प्रयोजनीयता या प्रयोजन मूलक हिंदी एक ऐसी भाषा होगी, एक ऐसी भाषा होगी, विशिष्ट भाषा, जो विशिष्ट प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जा रही है। प्रयोजन सिंपल हम बोलते हैं किस प्रयोजन से आप आए हो, क्या प्रयोजन है आपके आने का। तो वैसे भाषा का क्या प्रयोजन है, किस प्रयोजन के लिए उपयोग में लाई जा रही है। हम मोटा मोटी प्रयोजन को देख सकते हैं कि बोलचाल के लिए हो रहा है प्रयोजन, साहित्य के लिए हो रहा है, और तीसरा है प्रयोजन मूलक हिंदी। तो ये प्रयोजन मूलक हिंदी स्पष्टतः एक अलग रूप में तब से अवधारणा
हमारे सामने आने लगी जब हमने इसको राजभाषा के रूप में हिंदी को प्रतिष्ठित किया। जैसा कि हमने कल देखा था, राजभाषा एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, सरकारी कामकाज के लिए प्रयुक्त होती है। फिर हमने राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर करते हुए ये भी देखा था कि राजभाषा की जो शब्दावली रहती है वो औपचारिक रहती है, उसके अंदर एक पारिभाषिक शब्दावली होती है। वहीं राष्ट्रभाषा के अंदर ऐसा नहीं होता है। राजभाषा की जो शब्दावली रहती है वो स्वाभाविक रूप से बढ़ती है। तो जब तक ये राजभाषा नहीं थी हिंदी, स्वाधीनता के पहले तो भारत की राजभाषा अंग्रेजी थी, उसके पहले फारसी थी। तो राजभाषा जब हिंदी बनी उसके बाद से फिर हम इसको एक नए अर्थ में प्रयोजन मूलक हिंदी के रूप में समझने लगे कि क्या इसका प्रयोजन है। तो अब इसका प्रयोजन क्या हुआ जब राजभाषा बन गई, राजभाषा हिंदी बन गई, और फिर उससे ये हुआ कि सरकारी कामकाज में हिंदी प्रयोग में आने लगी। अब जो विश्व में जितने भी नवीन डेवलपमेंट हो रहे थे प्रशासन के लेके, विज्ञान को लेके, तकनीक को लेके, तो उनके संदर्भ में हिंदी में भी उस तरीके की शब्दावली को शामिल करना था। तो उन नवीन शब्दावलियों को विश्व के आपके तकनीकी विकास, वैज्ञानिक विकास, वैश्वीकरण तो अवधारणा बाद में, पर विश्व में जो उस समय हो रहे थे, क्योंकि राजभाषा बन गई तो हमें कई देशों से संपर्क स्थापित करना है, बाहर की तकनीकी को हमारे यहाँ पे लागू करना है। तो इनके संदर्भ में हमने राजभाषा जब बनी तो फिर इसकी ये नया टाइप का प्रयोजन हमारे सामने हिंदी का आया। तो इसको संदर्भ में लेते हुए फिर हिंदी ने नए नए राजनीतिक, सामाजिक, वैज्ञानिक विभिन्न क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने लगे। तो इसके संदर्भ में फिर ये जो प्रयोजन मूलक हिंदी वाला जो कॉन्सेप्ट है ये बढ़ता गया, और इस प्रयोजन मूलक हिंदी को स्पष्टता देखें तो 1973 के बाद कुछ विद्वानों ने विचार विमर्श के बाद इस शब्द को प्रयोग में लाने लगे। कॉन्सेप्ट था वो राजभाषा बनने के साथ ही आया। फिर आप देखेंगे कि तरह तरह के विधि आयोग, मतलब प्रशासनिक भाषा के लिए वो आयोग बने जिन्होंने प्रशासनिक शब्दावली तैयार की, विधि के लिए शब्दावली तैयार की, वैज्ञानिक शब्दावली तैयार की। तो कुल मिला के प्रयोजन से अर्थ वही है कि किस प्रयोजन के लिए उपयोग किया जा रहा है। कॉन्सेप्ट जो है वो राजभाषा बनने के साथ ही आया, और 1973 के बाद ये शब्द प्रयोग में आने लगा, प्रयोजन मूलक हिंदी। इसके अंतर्गत देखें तो इसके भेद किस तरीके से हो सकते हैं। कार्यालयी हिंदी, जनसंपर्क के रूप में हिंदी, ये भिन्न प्रयोजन है इसके। व्यावसायिक हिंदी, साहित्यिक हिंदी, न्यायालयीन उपयोग के लिए हिंदी। इस तरीके से कई सारे प्रयोजन है। तो ये विभिन्न भेद हम देख सकते हैं इसके हिंदी के। कार्यालयीन हिंदी, जनसंपर्क के रूप में हिंदी, व्यावसायिक हिंदी, साहित्यिक हिंदी, न्यायालय के उपयोग के रूप में हिंदी। आपके सिलेबस में मेंशन है कार्यालयीन हिंदी, जनसंपर्क के रूप में हिंदी, व्यावसायिक हिंदी। इसको अगर भाषा विज्ञान के संदर्भ में अगर देखें तो भाषा विज्ञान की एक शाखा है एप्लाइड लिंग्विस्टिक्स। एप्लाइड लिंग्विस्टिक्स मतलब भाषा विज्ञान की जो शाखा है एप्लाइड लिंग्विस्टिक्स, उसके अंतर्गत ही एक शाखा है प्रयोजन मूलक हिंदी। तो अगर भाषा विज्ञान के संदर्भ में देखें तो इसको ये कहा जा सकता है अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान।
भाषा विज्ञान की एक शाखा एप्लाइड लिंग्विस्टिक्स या अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान। अनुप्रयुक्त भाषा विज्ञान के अंतर्गत ही प्रयोजनमूलक हिंदी, और यह है प्रयोजनमूलक हिंदी के भेद। कॉन्सेप्ट समझने के लिए आपने समझ लिया कि किसी भी प्रयोजन के लिए जो हम प्रयोग कर रहे हैं, और प्रयोजन कौन कौन से होंगे वही इसके भेद हो जाएंगे। कार्यालयीन उपयोग के लिए कर रहे हैं, जनसंपर्क के लिए कर रहे हैं, व्यावसायिक हिंदी के लिए कर रहे हैं, साहित्यिक हिंदी के लिए कर रहे हैं, न्यायालयीन उपयोग के लिए कर रहे हैं, किसी में बोलचाल के रूप में भी आ जाएगा। हालांकि जब मैंने आपसे कहा था कि प्रयोजन मूलक शब्द आया जब राजभाषा के रूप में बना, तो उस समय तो हिंदी एक ही थी, जो बोलचाल के लिए हिंदी होती थी, जो जनसंपर्क के लिए होती थी, वही हिंदी थी। वो राजभाषा के रूप में तो थे नहीं, तो इसलिए उसके अलग अलग भेद हमें उस समय हमने नहीं देखे उसके। और वैसे फिर प्रयोजन के अंतर्गत ही हम बोलचाल के रूप में भी हिंदी को समझेंगे। तो कार्यालयीन हिंदी को समझते हैं, फिर बाद में इसकी कुछ विशेषताओं को भी हम देखेंगे प्रयोजनमूलक हिंदी की। बस ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा कि प्रयोजन मतलब कि किस प्रयोजन के लिए प्रयोग किया जा रहा है, और अलग से कॉन्सेप्ट इसलिए है क्योंकि राजभाषा बनने के बाद सरकारी कामकाज में प्रयोग होने लगा। कार्यालयीन हिंदी, कार्यालयीन हिंदी हम दो तरीके से कह सकते हैं, आदेशात्मक और आवेदनात्मक। आदेशात्मक हम देखें, कार्यालयीन हिंदी मतलब जो कार्यालय में प्रयोग हो रही है, सरकारी कार्यालय में प्रयोग हो रही है। आदेशात्मक तो एक जो है कि प्रशासन अपने ही कर्मचारियों को आदेश देगा, और दूसरा हो गया कि जो प्रशासन आम जनता को देगा। आदेशात्मक ये हो जाएगा। आवेदनात्मक में जो हम आप आवेदन लिखते हैं प्रशासन को, तो वो भी हम कार्यालय के लिए ही लिख रहे हैं। तो एक हो गया आदेशात्मक, जो प्रशासन ही अपने कर्मचारियों को दे रहा है, आपसी जो क्रियाकलाप में प्रयुक्त हो रहा है, और वहीं जो आम जनता के लिए जो आदेशात्मक चीजें वो निकाल रहा है कार्यालय। तो और आवेदनात्मक में एक हो जाएगा कर्मचारी जो प्रशासन के साथ अपना वार्तालाप कर रहा है आवेदन के रूप में, सरकारी कामकाज के रूप में। दूसरा हो जाएगा कर्मचारी अपने व्यक्तिगत कार्य के लिए आवेदन दे रहा है प्रशासन में। और तीसरा इसका देख सकते हैं कि जो आम जनता है, ये अपने व्यक्तिगत कारणों से ये प्रशासन को आवेदन प्रेषित कर रही है। तो इसको मोटा मोटी इस रूप में हम समझ सकते हैं। बाकी चीजें आप जानते ही हैं कि जो सरकारी पत्र होते हैं, ज्ञापन होते हैं, आवेदन होता है, वो सब इसी के अंतर्गत आएगा ये चीजें। पर इसको हम डिवीजन के रूप में लिखने के लिए इस तरीके से समझ सकते हैं, क्योंकि होता यह है कि हम चीज तो जान रहे हैं। अगर पूछा किसी ने कि कार्यालय हिंदी क्या होता है, तो हम जान रहे हैं कि जो कार्यालय में प्रयोग करते हैं वो कार्यालय हिंदी होगी। पर उसको किस तरीके से हम डिवाइड कर रहे हैं चीजों को, ये चीजें हम ध्यान रखेंगे तो हम बेहतर तरीके से उसको लिख पाएंगे। क्योंकि आपके इसमें टॉपिक ही दिया हुआ है कार्यालय हिंदी, तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं। उदाहरण के रूप में आप लिख सकते हैं ज्ञापन हो गया, विज्ञप्ति हो गया। आप समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि जैसे ज्ञापन है, तो ज्ञापन क्या होता है? ज्ञापन होता है जो आम जनता प्रशासन को दे रही है, तो एक तरह से वो इसका भाग हो जाएगा। फिर हो जाएगा कि आवेदन हम दे रहे हैं, तो वो भी इसी के अंतर्गत आ जाएगा। विज्ञप्ति है तो विज्ञप्ति प्रशासन निकाल रहा है आम जनता के लिए। जो सर्कुलर हो गया, परिपत्र हो गया, तो वो आदेशात्मक है एक तरह से कर्मचारी के लिए, तो वो इसका भाग हो जाएगा। तो ये चीजें हैं मतलब कार्यालय हिंदी से संबंधित। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो पूछ सकते हैं। सारी फैक्चुअल चीजें थोड़ा सा टिपिकल लगता है ये चीजें, क्योंकि जानते ही हैं तो उसको लिखना किस तरीके से है, यहाँ पे समस्या होती है।
इसके बाद हमने देखा कार्यालय हिंदी, व्यावसायिक हिंदी देख लेते हैं। व्यावसायिक हिंदी, तो अब आप देख रहे हैं कि हिंदी पहले तो सिर्फ बोलचाल के भाषा के रूप में प्रयोग हो रही थी। अब धीरे धीरे व्यावसायिक चीजें बड़ी, वैश्वीकरण बढ़ने लगा। इसके साथ साथ ये हुआ कि हिंदी का जो प्रयोग है रोजगार के लिए भी होने लगा। अब हिंदी सिर्फ रोजगार परक हो गई है। अब हिंदी सिर्फ ये भाषा ही नहीं रही कि पहले जो सिर्फ साहित्य के लिए भाषा के रूप में हम प्रयोग करते थे। अब हिंदी क्योंकि राजभाषा हुई, राजभाषा के साथ साथ उसका महत्व बढ़ा और अलग अलग प्रयोजन के लिए प्रयोग होने लगी वो। अब ये रोजगार के लिए भी प्रयोग हो रही है। कई सारे क्षेत्रों में आप देखेंगे, पर्यटन हो गया, आपका हो गया सिनेमा हो गया, आपका हो गया व्यवसाय में विज्ञापन हो गया, आपका टेलीविजन, रेडियो, कई सारे माध्यमों में ये रोजगार का, कई सारे माध्यमों में रोजगार का माध्यम बन चुकी है हिंदी। तो हिंदी का जो व्यवसायिक प्रयोग कर रहे हैं वही हो जाएगा व्यवसायिक हिंदी। अब वो आप देखेंगे कि अब कई सारे कॉल सेंटर इस तरीके से खुल रहे हैं कि अब धीरे धीरे हिंदी का महत्व और ज़्यादा बढ़ते जा रहा है। विश्व में भी हिंदी का महत्व और बढ़ते जा रहा है। कई सारे देशों में यूनिवर्सिटीज में हिंदी पढ़ाई जाती है। अब आप देख रहे हैं कि जब मल्टीनेशनल कंपनीज जब भारत में आ रही है तो उनकी ये बाध्यता हो गई है कि वो हिंदी का प्रयोग करें, क्योंकि अगर बाजारवाद है, उनको ज़्यादा जनसमूह को आकर्षित करना है तो उनको हिंदी का प्रयोग करना ही होगा। और इसका महत्व हुआ है, राजभाषा बनने से महत्व हुआ है राजभाषा के रूप में। और राजभाषा के रूप में आप देखेंगे तो राजभाषा के रूप में इसको औपचारिक रूप से विकसित करने का काम किया गया है। इसकी प्रशासनिक शब्दावली विकसित की गई है, इसके नए नए शब्द जो वैज्ञानिक हैं वो उसके विकसित किए गए हैं। वहीं राजभाषा के रूप में ये अनौपचारिक रूप से जनसंपर्क की भाषा बनी हुई है कि राज्य के लोग आपस में कैसे बातचीत कर रहे हैं। तो इन्हीं दोनों चीज़ों को देखते हुए इसका व्यावसायिक महत्व दिनों दिन बढ़ता ही जा रहा है। तो ये आपका व्यावसायिक हिंदी के बारे में चीज़ें होंगी। इसके बाद आपका जनसंपर्क की भाषा के रूप में या बोलचाल की भाषा के रूप में। तो बोलचाल की भाषा के रूप में तो ये हो गया कि जो आपस में देश की जनता, देश के लोग आपस में बोलचाल के रूप में प्रयोग कर रहे हैं, तो वो तो बहुत पहले से भी कर रहे हैं। पर जनसंपर्क के रूप में इसका महत्व, जैसे आपने सुना होगा कि जनसंपर्क विभाग होता है सरकार, तो सरकार कैसे जनता से अपनी चीज़ों को प्रेषित कर रही है। तो इसके लिए तो आप देखेंगे सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ही है एक भारत सरकार का, सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। और अब आप देखेंगे कि जनसंपर्क मतलब कि सरकार किस तरीके से जनताओं को अपनी बात बता रही है विभिन्न योजनाओं के बारे में, परियोजनाओं के बारे में। तो अब आप देखेंगे जैसे जैसे वैज्ञानिक विकास होते जा रहा है, आप वेबसाइट है, नए नए जो सोशल मीडिया की चीज़ें हैं, उनके अंदर भी हिंदी का महत्व बढ़ता जा रहा है। और आप अधिकतर जो वेबसाइट होगी सरकार की, उसमें आप देखेंगे कि हिंदी का अलग से ऑप्शन रहता है कि वेबसाइट को आप हिंदी में भी देख सकते हैं। तो सरकार भी जनसंपर्क करना चाहती है उसी भाषा में जिस भाषा में लोग समझेंगे उस योजना परियोजना को ज़्यादा अच्छे से। हालांकि कहीं कहीं पे ये विसंगति भी रहती है कि आप हिंदी की जो वेबसाइट देखेंगे तो कई बार तो वो अंडर कंस्ट्रक्शन ही रहती है काफ़ी लंबे समय तक, और अनुवाद भी बहुत स्तरीय नहीं होता है। तो ये भी चीज़ें हैं, पर सरकार की तरफ से तो प्रयास हो रहे हैं। और फिर जब आप वो वाला पोर्शन पढ़ेंगे फैक्चुअल वाला, राजभाषा के रूप में हिंदी और राजभाषा के रूप में, तो इसके अंदर क्या क्या डेवलपमेंट है वो भी आप जानेंगे कि किस तरीके से राजभाषा आयोग बनने के लिए संविधान में कहा गया था, और फिर प्रत्येक 5 वर्ष में राजभाषा आयोग बनने के लिए बताया गया था, पर राजभाषा आयोग फिर भी नहीं बना। और सिर्फ शुरुआत में उसको औपचारिक रूप से खानापूर्ति की गई। शुरुआत में तो ये कहा था कि 1965 के बाद से हिंदी ही रहेगी, अंग्रेजी नहीं रहेगी राजभाषा, पर अभी अंग्रेजी भी राजभाषा है, ये भी हमें ध्यान रखना होगा। तो उसके बाद से ये कहा गया था कि सरकार अपने स्तर पर सारी तैयारी कर लेगी और फिर राजभाषा सिर्फ हिंदी ही रहेगी। पर उस समय जो विवाद उठा, कई सारे भाषाई आंदोलन हुए, आंध्र प्रदेश वाला आंदोलन भी हुआ,
उसके बाद से ये माना गया कि राजभाषा अगर हिंदी हो जाती है तो जब राष्ट्रभाषा एक राष्ट्रभाषा रखने के लिए जो विरोध हो रहा था कि जिससे हिंदी को नहीं रखा जाएगा, अन्य भाषाओं को भी रखना जरूरी रहेगा, तो इसमें तो फिर ये हो जाता कि अगर राजभाषा ही हिंदी हो जाती तो स्वाभाविक रूप से हिंदी का महत्व बढ़ जाता, और जो गैर हिंदी भाषी जो राज्य थे तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से, इन्होंने विरोध किया, और उस विरोध को देखते हुए फिर इस आदेश को बढ़ा दिया गया कि अब आगे तक भी हिंदी के साथ अंग्रेजी दोनों का प्रयोग होता रहेगा, और इस हिसाब से फिर बाद में औपचारिक रूप से ही हिंदी का प्रयोग होता रहा, खाना पूर्ति होती रही। आप देखेंगे कि पहले एक ये अनिवार्य कर दिया था कि आपको ट्रेनिंग देनी हिंदी के अंदर, ये हिंदी भाषी वालों की, और उसके बाद ट्रेनिंग के बाद उनका इंक्रीमेंट भी हो जाएगा, इस तरीके से चीज़ें भी थी, पर धीरे धीरे वो सारी प्रैक्टिकली नहीं हो पाई और खाना पूर्ति ही बन के रहेगी। इसके बाद आप देखेंगे कि एक फ्री भाषा सूत्र के बारे में आपने सुना होगा। ये हिंदी को और अन्य भाषाओं के बीच में अच्छे से समन्वय बनाने के लिए त्रिभाषा सूत्र दिया गया था। इसके अंदर ये कहा गया था कि आप एक अन्य भाषा सीखें जो गैर हिंदी, जो हिंदी भाषी क्षेत्र वाले रहेंगे, एक हिंदी सीखेंगे, एक अंग्रेजी सीखेंगे, और एक अन्य भारतीय भाषा सीखेंगे, अन्य भारतीय भाषा। तो ये बहुत ही अच्छा फॉर्मूला था, और इसमें ये कहा जाता है कि इसमें पहल अगर हिंदी क्षेत्र वाले करेंगे तो इससे अन्य जो भाषी क्षेत्र वाले हैं उनको कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, हिंदी भाषी क्षेत्र भी अन्य भारतीय भाषा सीखने के प्रति जागरूक हैं, और इस तरीके से भाषाई समन्वय होगा। क्योंकि हमें कोई अन्य भाषा, अगर भारतीय कोई अन्य भाषा प्रयोग होगी राजभाषा के रूप में तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, या राजभाषा के रूप में, पर अंग्रेजी से हमें समस्या है क्योंकि एक विदेशी भाषा है। तो ये त्रिभाषा का फॉर्मूला जो था ये दिया गया था। अभी भी कहीं कहीं केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में ये लागू है, जहाँ पे थर्ड लैंग्वेज के रूप में एक अन्य भाषा सीखनी होती है। तो ये चीज़ें थी जो हिंदी के विकास के लिए किया गया था। अभी भी कई सारी विसंगति है, पर इस पूरी चर्चा के बाद हम अब जो प्रयोजन मूलक हिंदी है उसकी कुछ विशेषताएं, जो जनरल विशेषताएं देखेंगे। अगर हमने चीज़ों को ठीक से समझ लिया है तो हम खुद ही इसकी विशेषताएं बताने के में समर्थ हो जाएंगे। आप कुछ बता सकते हैं विशेषता, जितना भी हमने अभी पढ़ा है, प्रयोजन मूलक हिंदी को समझा है, तो उसकी कुछ हम कैरेक्टरिस्टिक ड्रॉ करना चाहें, विशेषताएं देखना चाहें, तो टू द पॉइंट क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। अब कल वाला टॉपिक भी हिंट के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि कल वाला जो टॉपिक है राजभाषा और राष्ट्रभाषा का, जो हमने अंतर देखा था या जो हमने कंपेरिजन किया था, उसके आधार पर भी हम प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषताएं ड्रॉ कर सकते हैं। ये विशेषता ये हो सकती है जैसे कि मास पीपुल यूज करते हैं प्रतिदिन संपर्क के रूप में या एक दूसरे से। हिंदी भाषी क्षेत्र बहुत ज़्यादा हैं, जनसंख्या अधिक है, ठीक है। कहीं कहीं जहाँ जनसंख्या कम भी हुआ, सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे भी हिंदी को यूज़ किया जाता है, तो उससे भी इसकी थोड़ी सी व्यापकता बढ़ जाती है। ये हो सकता है विशेषता। मतलब विशेषता हम किस चीज़ को कहेंगे, किसी भी चीज़ की विशेषता अगर कह रहे हैं तो ऐसी चीज़ जो इसको अन्य से अलग बना रही है, किसी भी चीज़ की विशेषता उसी को कहा जाएगा। जो आपने बातें बोली वो बिल्कुल ठीक है, पर विशेषता के अंतर्गत हम देखेंगे कि जैसे हमने राजभाषा के संदर्भ में भी देखा था, राष्ट्रभाषा और राजभाषा के संदर्भ में, कि ये औपचारिक होती है। तो ये यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि औपचारिक होती है। इसके बाद हम ये लिख सकते हैं कि प्रत्येक विषय के लिए या प्रत्येक प्रयोजन के लिए विशिष्ट भाषा होगी। ये विशेषता है, ये इसको अन्य से अलग बना दिया। अगर हम बोलचाल की भाषा से कंपेयर करें तो बोलचाल की भाषा औपचारिक नहीं होगी, प्रत्येक प्रयोजन के लिए विशिष्ट भाषा नहीं होगी। ये अगर हम देखेंगे तो आप बताइए कि इसमें भावुकता जैसी चीज़ें होगी या नहीं होगी। भावुकता जैसी चीज़ें या जो साहित्यिक वाली चीज़ें रहेगी वो होगी या नहीं होगी। भावुकता का मतलब
कार्यालय में ही भावुकता का कोई उपयोग तो नहीं होना चाहिए। हाँ, प्रयोजन मूलक में भावुकता नहीं होगी, जो स्पष्ट होगी। ये होगी आपकी स्पष्ट होगी, सटीक होगी, सटीक होगी, स्पष्ट होगी, सरल होगी। सरल मतलब होगी जैसे हमने कल पढ़ा था, मतलब घुमावदार नहीं होगी। शब्द उसके कठिन हमें प्रतीत हो सकते हैं, पर जिसका जो मतलब रहेगा वही रहेगा उसका मतलब। जैसे हमने कल हमने एक और चीज देखी शब्द शक्ति के अंतर्गत। हमने पहले देखा था अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। तो अभिधा में हमने ये कहा था कि जो इसका शब्दार्थ रहेगा वही भावार्थ रहेगा। मतलब शब्दार्थ में जो किसी भी वाक्य का जो साधारण अर्थ होता है वही उसका फाइनल अर्थ भी रहेगा, अंतिम अर्थ भी वही रहेगा। जो शब्दार्थ रहेगा वही भावार्थ रहेगा। तो यहाँ पे यही वाली चीजें होंगी, और इसी को वाच्यार्थ इसी को कहते हैं। जो वाक्य का जो अर्थ है उसी को वाच्यार्थ कहते हैं। तो अभिधा में वाच्यार्थ ही उसका अंतिम अर्थ भी होता है। तो प्रयोजन मूलक हिंदी में वाच्यार्थ वाली बातें रहेंगी, जो कहा है वही रहेगा उसका अर्थ। मतलब साहित्य में तो रहता है कि जो कहा है उसका भावार्थ कुछ और भी हो सकता है, जो हमने लक्षणा में देखा था। और व्यंजना में हमने देखा था कि जो कहा गया है वो तो सही बात रहती है, पर उसका अर्थ कहीं और रहता है। जैसे सुबह के 7 बज गए, सबके लिए अलग अलग बजेंगे। और जिसको बोला भी गया, मान लीजिए जिसको सो रहा है तो उसको बोलेंगे कि सुबह के 7 बज गए, इसका मतलब उसको ये कहा जा रहा है कि उठ जाओ। सीधे तरीके से ये नहीं बोला जा रहा है कि उठ जाओ, उसका अर्थ वही है। पर हाँ, 7 भी बज गए हैं, ये भी बात सही है। वहीं लक्षणा में हमने देखा था कि जो कहा जा रहा था उसका मतलब वो नहीं होता था, मतलब वो बात सही होती ही नहीं थी। जैसे हमने कहा कि हाँ, राम गधा है, या बोला हमने कि रामू शेर है, तो रामू शेर या जानवर नहीं है वो, तो उसमें वाली गुण है उसके अंदर। पर हम जब कहेंगे कि सुबह के 7 बजे तो मतलब 7 तो बजे, ये तो बात सही है, पर हम कहना कुछ और चाह रहे हैं। लक्षणा में अलग चीजें हैं, तो ये दोनों चीजें इसके अंदर लागू नहीं होगी प्रयोजन मूलक हिंदी में। वो साहित्य वाली चीजों में, बोलचाल की भाषा में भी हो सकता है। ये अभिधा में ही रहेगी, चीजें वाच्यार्थ में रहेगी। उसके बाद स्पष्ट है कि इसके अंदर मुहावरे, लोकोक्तियां, उक्तियां, उनका प्रयोग नहीं होगा। क्योंकि लोकोक्तियां, मुहावरे तो आप देख ही रहे हैं, क्योंकि वो भी एक तरह से लक्षणा और व्यंजना में ही होते हैं, अभिधा में नहीं होते हैं। तो इस तरीके से हम इसकी बाकी आप और भी चीजें ड्रॉ कर सकते हैं कि शब्द भंडार उसका स्वाभाविक रूप से नहीं होगा, स्वाभाविक रूप से विकसित नहीं होगा। वही जो आप चीजें राजभाषा और राष्ट्रभाषा में देख रहे थे, उन्हीं को आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं इसके अनुकूल। क्योंकि आपको सिलेबस में टॉपिक ही दिया है प्रयोजन मूलक हिंदी, तो हो सकता है आप कुछ पूछ लीजिए कि प्रयोजन मूलक हिंदी की विशेषताएं बताइए।